आप सभी को नमस्ते जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे शैल वस्त्रालय के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है अनुभव एक शिक्षक। आज इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने के लिए हमारे बीच एक बहुत ही विशिष्ट व्यक्तित्व जो है हमारे बीच उपस्थित हैं, डॉक्टर रश्मि बुधिया जी। मैम जो है एमडी ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं और बुधिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर भी हैं। मैम का जो अपने कार्य क्षेत्र में अनुभव है वो 20 साल का जो है अनुभव है। मैम 20 साल से जो है महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इसके साथ वो पशु सेवा से भी जुड़ी हुई हैं। मैम के बारे में खास बात बताना चाहूँगी। मैम ने जो है कानन पंडारी में एक शेर को अडॉप्ट किया था एंड उसमें उन्होंने 1,85,000 का जो है उन्होंने डोनेशन किया था। तो इस तरीके से वो समाज सेवा में भी जुड़ी हुई है एंड साथ ही साथ वो जो है हसदेव जो प्रोटेस्ट है उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। तो इस तरीके से समाज सेवा और चिकित्सा में महिला सेवा के क्षेत्र में जो है मैम का जो समर्पण है वो निस्संदेह हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। मैं चाहूंगी आप सभी जो है स्पेशल क्लैप के साथ मैम का स्वागत करें। थैंक यू बेटा। अब मैं अम्मा जी और डायरेक्टर विनय जी से निवेदन करती हूँ कि मैम को पुष्प देकर सम्मान करें। अब मैं डॉक्टर रश्मि जी से निवेदन करती हूँ कि वो यहाँ आए और हम सभी से अपना जो अनुभव है वो साझा करें। सबको आज का बहुत बहुत सादर अभिवादन। और मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे इस आपके शोरूम में फिर से बुलाया गया है। ये आई थिंक दिस इज थर्ड टाइम है ना, तीसरी बार मैं यहाँ पे आ रही हूँ। और लास्ट ईयर मैं इसमें महिला दिवस पे, वुमेन्स डे पे आई थी। और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है कि इस संस्थान में सारे स्टाफ को एकत्रित करके एक सभा आयोजित की जाती है जिसमें सबका मॉरल बूस्टअप करते हैं, लोग एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से एक रिश्ता सा बन जाता है, एक संबोधन हो जाता है हमारे बीच में, एक अनकहा रिश्ता कायम हो जाता है, एक मानवीय रिश्ता जो कि एक सबसे ज्यादा सम्माननीय है। तो जीवन अनुभव एक शिक्षक, ये इस टॉपिक पे मुझे बोलना है। हर व्यक्ति को अपने अपने जीवन के अनुभव होते हैं और जैसा कहा गया है कि लाइफ इज लाइक अ सेंटेंस विथ सॉरो, विथ पंक्चुएशन ऑफ सॉरो एंड हैप्पीनेस। मतलब जीवन एक बड़े वाक्य की तरह है जिसमें कि सुख और दुख के कॉमा और अल्पविराम लगे होते हैं, है ना। तो दुख भी हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हम जीवन इसलिए नहीं जीते कि हमको सुखी होना है ना। हमारा पर्पस ही नहीं है कि हमको सिर्फ सुखी होना है। सुख तो है जैसे कि दिन और रात है ना। दिन के साथ रात लगे, यदि रात ना हो तो दिन का महत्व ही नहीं समझ में आएगा, यदि दुख ना हो तो सुख का महत्व ही नहीं समझ में आने वाला। इसलिए सुख और दुख जीवन के दो पन्ने हैं, दो अध्याय हैं जो आने ही हैं और जीवन भर आते रहेंगे, है ना। तो मैं अपने अनुभव से, जैसे मैं अब हूँ 54 साल की, 54 कंप्लीट हो जाऊंगी मैं जुलाई में। तो मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया, जैसे कि देखो भगवान परमात्मा भगवान भी, जैसे भगवान श्री कृष्ण के जीवन में जिस माँ ने पैदा किया उसने पाला नहीं, जिसने पाला उसको उनको छोड़ करके कहीं और रहना पड़ा, कितने युद्ध लड़ने पड़े, है ना, लड़वाना पड़ा, कौरवों और पांडवों को लड़वाना पड़ा, है ना। और कहीं कहीं पे वो रणछोड़ दास भी कहे गए, मतलब उन्होंने युद्ध करने से ज्यादा बेहतर है भाग जाओ। तो भाग जाने को तो ये कहते हैं ये तो कायर है, युद्ध नहीं लड़ता, लेकिन वो कायर भी बनना पड़ा, वहां भी वो भगवान, मतलब वहां इसका मतलब क्या है, सब कुछ अद्वैत है। दो अपन चीजों को बांटते हैं, सुख और दुख को बांटते हैं, सब एक है। जब हम इस स्थिति तक पहुंच जाते हैं, हम अपना लेवल, अपना विजडम इतने ऊपर तक ले जाते हैं कि जहां हमें सुख और दुख की अनुभूति होने से ऊपर उठ जाते हैं।
तब हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हुई स्पिरिचुअलिटी की बात। दूसरा, हम मतलब जैसे मैंने कहा कि मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रही। जिस माँ ने मेरे को पैदा किया उसने मुझे रखा नहीं, मतलब उसके साथ सिचुएशन ऐसी थी कि वो मुझे नहीं रख सकती थी। एकदम गरीब परिवार था। और दूसरा कि मेरी मम्मी को जॉब करना था, मेरे पापा को टीबी हो गई थी, तो पापा को छुट्टी लेनी पड़ गई, तो वो घर पे बैठ गए, तो आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर हो गई। तो मम्मी बीए की हुई थी। शिक्षा का यहाँ महत्व है लड़कियों के लिए। शिक्षा का महत्व मेरे जीवन में इतना ज्यादा है कि अभी अभी मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है 2 महीने पहले, और यदि मैं पढ़ी लिखी डॉक्टर नहीं होती तो हमारी स्थिति क्या होती। इसलिए जैसे हम लड़कों को ब्रॉटअप करते हैं वैसे ही हमको लड़कियों को ब्रॉटअप करना चाहिए। लड़कों और लड़कियों का बराबरी से महत्व है। बिल्कुल हमें उनको भी थोड़ा भी अंतर नहीं रखना चाहिए। मेरे घर में मेरी पढ़ाई में तो बहुत ही शाई व्यक्तित्व की थी। कभी सोच नहीं सकती कि मैं ऐसे खड़े होकर लोगों के बीच बात करूंगी। मतलब मैं इतनी शर्मीली थी कि घर में कोई गेस्ट आते थे तो मैं नानी से के साथ में किचन में काम करती थी, फिर जाके कमरे में छुप जाती थी। नमस्ते करने भी नहीं निकलती थी किसी के। नहीं, दिखना ही नहीं चाहिए कि मैं घर में हूँ, कि घर में है कर। इतनी शर्मीली थी। लेकिन वो सब चीज धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता गया और छूटती गई। तो मतलब शिक्षा का इतना महत्व। बेसिक नीड्स हमारी होती है शिक्षा और स्वास्थ्य। हमको स्वस्थ रहने का अधिकार है। 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम अच्छे से, मतलब जिसमें हमारा पूर्ण रूप से अधिकार है, जो हमको पाके ही रहना चाहिए। फिर बाकी तो अपनी प्रोग्रेस होती रहती है। और हर व्यक्ति को परमात्मा सब कुछ दे के पैदा करता है। हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं। हमें उनको कैसे यूज करना है, हमें सीखना है। किस तरीके से, किस डायरेक्शन में जाना है, ये सीखना है। बड़े बड़े वेद पुराण है, संस्कृति हमारा भारत देश संस्कृत का सबसे पुरातन संस्कृति हमारी है। हम अपनी संस्कृति से सीख सकते हैं सब कुछ। और यदि हम दूसरों के अनुभव से सीखेंगे तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हमारी उम्र छोटी पड़ जाएगी अपने अनुभव से सीखते सीखते। इसलिए मुझे यहाँ बुलाया गया है कि मेरे अनुभव से शायद मैं कुछ आप लोगों को बांट सकूं, तो वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैं शुरू में पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं थी, नहीं पढ़ती थी, मेरे को मन ही नहीं करता था। सिर्फ घूमना फिरना, तितलियां देखना और पेड़ पौधे जंगल यूं त्यों, बस यही। पेंड्रा सारंगढ़ जैसे वैसे इलाकों में रहे। नाना जी वहां प्रिंसिपल थे तो उनके साथ में रही। तो जंगली इलाकों में थे। रोज हम सांप देखते थे, रोज पत्थर हटा हटा के हम बिच्छू देखते थे। बिच्छी बिच्छी बोलते थे, देखो बिच्छी जा रहा है, बिच्छी जा रहा है। तो ऐसे ऐसे में बचपन बीता, मतलब नेचर के बहुत करीब। इसलिए मुझे नेचर से बहुत ज्यादा प्यार है। आज हमने कोरोना का समय देखा। ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन कहाँ से आती है? हरे हरे पेड़ पौधों से आती है। वो पूरा वातावरण का कार्बन अवशोषित करते हैं। ग्रीनरी से आती है। जितनी भी ग्रीन प्लांट्स हैं अपना पास में, हम कितने लकी हैं। मैं तो यही सोचती हूँ, भारत, ये बिलासपुर वासी कितने लकी हैं, पास में अचानक मार है, कितना बड़ा जंगल है। तो जंगल के पास रहना अपने आप में बड़ा सौभाग्य है कि हम जब चाहें हम जाएं जा सकते हैं। कितना काम, पीसफुल, एकदम शांत वातावरण हमें मिलता है। शांति चाहिए मन में। हम यदि शांत चित्त से रहते हैं तो हम कितनी भी अशांति में कैसे भी रह सकते हैं। बाहर कितनी भी अशांति हो, लेकिन हमारा चित्त शांत रहना चाहिए। और नेचर में कितनी शांति है, और वही शांति हमको मेडिटेशन में मिलती है, ध्यान करते हैं जब मिलती है। कोई भी, हम किसी भी जाति, भाषा, धर्म को बिलोंग करते हो, लेकिन वास्तव में मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं, अच्छा हुआ कि मैं डॉक्टर बनी, मैं इन चीजों को समझ पाई। मैंने अपने आप को कभी हिंदू मुस्लिम में डिफरेंशिएट नहीं किया कभी, क्योंकि हमारे पास तो महिला आती है मुस्लिम, उसको भी सेम प्रॉब्लम होती है, सेम चीजें होती हैं। हिंदू आती है, उसके भी सेम। 4 तरीके के इंसान पाए जाते हैं, बी, ए बी, ओ और ए। 4 तरीके के ब्लड ग्रुप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। टोटल 8 टाइप के रहते हैं। उसके अलावा कोई डिफरेंसेस नहीं रहता। तो हमें कभी जाति और धर्म के भेद से ऊपर उठना चाहिए। हमें अपना जीवन सिर्फ अपने आप को अच्छा दिखने में नहीं लगाना है। स्पेशली लड़कियों को बोल रही हूँ, तुम्हें अपना जीवन सिर्फ ये नहीं कि तुम किसी के घर में जाकर के माँ, मतलब बहू बनोगी, किसी की पत्नी बनोगी। ये तो एक जीवन का हिस्सा है, लेकिन अपना जीवन अपने आप को बहुत ऊपर लेकर के जाना है। अब जैसे शुरुआत में मैंने हिंदुइज्म में जैसे पढ़ा कि 4 तरीके के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर दूसरा गृहस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम। तो 4 आश्रम के हिसाब से मैं सोचती हूँ, अपने आप के साथ बैठो। सबसे पहले सवेरे अपने आप को समय दो अपने लिए। घर के बहुत सारे काम रहते हैं, खाना बनाना है, झाड़ू पोछा बर्तन है, ये सारा कुछ करना होता है। साथ में सोचते भी चलो कि मैं किस लिए आई हूँ यहाँ पे, इस पृथ्वी पे मैं क्यों आई हूँ,
मुझे क्या चाहिए है, मैं क्यों आई हूँ, क्या क्या रीजन है, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करना। तो इसका उत्तर मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो मतलब ऐसा लगता है क्यों मैं ये कर रही हूँ, रोज मैं उठ जाती हूँ सवेरे से यही काम करती हूँ, फिर रात में सो जाती हूँ, फिर क्या इसीलिए जीवन है? नहीं, हम किसी पर्पस के लिए आए हैं यहाँ पर। चाहे हम कितने से छोटा काम करते हो, चाहे बड़े से बड़ा काम करते हो, हम सब समान हैं। परमात्मा ने, ईश्वर ने हमको किसी विशेष कार्य के लिए हमें यहाँ पे भेजा है, और जो हम कार्य कर रहे हैं वो उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ही महत्वपूर्ण है, साथ में काम करने वाले उनके सुरक्षा कर्मी से लेकर के उनके घर में पोछा लगाने वाला इंसान से लेकर के उनके टॉयलेट को साफ करने वाला स्वीपर, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं एक हॉस्पिटल चलाती हूँ, हॉस्पिटल में एक दिन स्वीपर ना आए, देखना कोलाहल मच जाता है, कितना गंदा है हॉस्पिटल, कितना गंदा है, तुरंत फौज मचती है, तुरंत बुलाओ और ये वर्कर को बुलाओ, कितना इंपॉर्टेंट है उसका काम, है ना। और साथ ही हमको इसीलिए हमको समानता का आधार, समान हमारे अंदर सबके लिए समानता होना चाहिए, सबके लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट अंदर से आता है। हर चीजें जो ये गुण है ना, जैसे देखो कितने सुंदर ड्रेसेस हैं, हम बाहर देखते हैं कितनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं, ऐसी ही ड्रेसेस की तरह ऐसी ही सुंदरता हमें अपने अंदर भी संजोनी है, हमें अपनी आत्मा को में भी संजोनी है। ऐसे ही सुंदर हमें अपने आप को अंदर से बनाना है। जब हम अंदर से सुंदर होंगे ना, तो हम बाहर से सुंदर दिखेंगे, हम मुस्कुराते हुए दिखेंगे। ये कहा जाता है कि कभी भी अज्ञानी दुखी नहीं होता, दुखी होना अज्ञानता का लक्षण है। कभी भी किसी बात पे दुखी नहीं होना है, हमें अपने आप को स्टेबल रखना है। स्टेबल यानी स्थिरता, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर कालुष धोती है। अंतर का कालस जो है वो स्थिर होने से ही धुलता है। अंतर का कालस है ना, अंतर का मैल, है ना, जो जितने भी दुर्गुण है, हम यदि स्थिर रहेंगे तो हम अपने अंतर मैल को धो सकेंगे। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी बड़ी हुई, फिर मेरी मम्मी मेरे से मिलने आती थी बीच बीच में। उस समय चिट्ठियों का जमाना था, उस समय मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो हम बड़े प्रेम से अपना इंतजार करते थे, मम्मी की चिट्ठी आई। चिट्ठी मतलब वो एक अलग ही समय था बिल्कुल, और सब जगह शांति का वातावरण था। आज तो पूरे टाइम हम हर एक से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सोर्स मिल गया है कि कब किससे जल्दी जल्दी बात कर लें, है ना। तो इतनी ज्यादा हलचल नहीं थी दिमाग में जितनी अभी है। एक साथ कितने सारे लोगों से हम ग्रुप में जुड़ जाते हैं, कई लोग मैसेज इधर से उधर फॉरवर्ड करते रहते हैं, तो उन सब चीजों से थोड़ी अस्थिरता तो आती है, और समय जो है व्यर्थ भी होता है। एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करो कि इतने समय तक के हमको अपने मोबाइल में बिजी रहना है, इसके बाद फिर हम मोबाइल बंद करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है वही व्यक्ति प्रोग्रेस, जितनी देखो, जो जितना ऊंचा वृक्ष जाता है उसकी जड़ें गहरी उतनी होती हैं, वो उतना मजबूत होता है। तो अपने आप के बारे में सोचोगे तो अपने आप को गढ़ने का टाइम मिलेगा, कि अपने आप को एनालाइज करोगे कि मैंने ये गलती की। रोज रात में एक बार स्वाध्याय, जैसे जैनियों में स्वाध्याय करते हैं, स्व का अध्ययन स्वाध्याय, तो उसमें क्या करते हैं, रात में सोने से पहले अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब नोट डाउन करते हैं, और आज के दिन भी क्या गुजरा, क्या बीता, क्या मैंने गलत किया, क्या मुझे नहीं करना चाहिए था, या क्या इसी किसी प्रश्न का हल ये था, क्या ये मैंने गलत कर लिया, या है ना, इस तरीके से एनालाइज करना। और अपनी प्रोग्रेस, सिर्फ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस ही नहीं, भौतिक उन्नति भी बहुत जरूरी है। बिना भौतिक उन्नति के आप आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं कर सकते। तो भौतिक उन्नति में आपकी मेन आपके पास पैसे होने चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? ऊर्जा, पैसे एक तरीके की ऊर्जा है। हम क्यों मतलब किसी को पैसे देने में मोल भाव करते हैं, है ना। मैंने ही ड्रेस खरीदी, भैया इसमें कम नहीं हो पाएगा क्या, ये 10,000 की है क्या, ये 9,500 नहीं चलेगा क्या, क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा कभी सोचा आपने? इसलिए क्योंकि वो हमारी एकत्रित की हुई ऊर्जा है। हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते, हमें कोई ठग ना ले, हम ये चाहते हैं, है ना। हम हमारे उसका मूल्य हम सही चुकाएं। हमारी ऊर्जा, वो ऊर्जा हमने कैसे की है, मेहनत करके वो ऊर्जा अर्जित की है ना। वो तो एक सिंबल है। पेपर जो पैसे का नोट है वो एक सिंबल है, एक प्रतीक है, जिसको कि हम आदान प्रदान करते हैं, हम अपनी ऊर्जा देते हैं उसको। पहले के समय में क्या होता था, हम अपने जो लाइव स्टॉक होते थे, मतलब जो भेड़ बकरियां और ये सब होते थे ना, और फिर अपने घर में अनाज वगैरह, उसको एक्सचेंज करते थे, क्योंकि उस समय मुद्रा का विनिमय होता नहीं था, मुद्रा तो थी ही नहीं उस समय। तो हम अपने एनिमल्स को देते थे, हम 2 गाय दे देंगे, हमको ये चाहिए आपसे, आप हमको ये दे दो, इतने बोरे अनाज दे दो, या हम इतने अनाज दे देंगे, आप हमें ये गाय दे दो। इस तरीके से विनिमय होता था। धीरे धीरे मुद्रा का चलन हुआ, है ना। तो ये हमारी ऊर्जा होती है, ये हमारा धन होता है। धन सिर्फ पैसे ही नहीं होते, धन हमारे रिश्ते होते हैं। आज मैं यहाँ खड़े होकर जो आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये मेरा एक धन है।
जो कि मैं एकत्रित करके ले जाऊंगी। मैं अपनी ऊर्जा दे रही हूँ आप लोगों को, आप लोग अपनी ऊर्जा मुझे दे रहे हो, है ना। तो इस तरीके से ये भी एक धन है। हम रिश्ते कमाते हैं अपने जीवन में, तो हर चीज का महत्व है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पैसे का महत्व है। जो लाइफ है, अभी का जो समय है, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक होता जा रहा है। ये इकट्ठा कर लो, वो इकट्ठा कर लो, ऐसे दिख लो। दिखावट में नहीं जीना है हमको, बहुत बहुत अंदर से जीना है ना, अपनी गहराई से जीना है, स्वभाव से, भाव से, रिश्तों से अपने अपने आप को विकसित करते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। तो लड़कियों के लिए खासकर मैं कहना चाहूंगी, देखो मैंने नहीं सोचा था कभी कि मैं इतनी उम्र की हो जाऊंगी तो मैं अपने पति को खो दूंगी इतने जल्दी। और मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, अभी पीजी कर रहे हैं, छोटा वाला भी पीजी कर रहा है, बड़े का लास्ट ईयर है, छोटे वाले का फर्स्ट ईयर है। तो मतलब ये स्थिति नहीं आ पाई, मतलब देखो यहीं पे हम एक डॉक्टर होकर के भी मैं ये मतलब खो जाती हूँ इन बातों में कि अभी ही होना था कैंसर, 10 साल बाद भी तो हो सकता था, जब सब कुछ सेटल हो जाता। तब मुझे धर्म याद आता है, क्योंकि डॉक्टर हूँ तो मुझे सब चीज मालूम है। उनको TPLL टाइप का ब्लड कैंसर है, ये बहुत प्रोग्रेसिव है, इसमें डेथ हो सकती है, बहुत कम चांसेस है बचने के, सब कुछ मालूम है। लेकिन अभी क्यों हुआ? ये 10 साल बाद हो सकता था। इसकी एवरेज एज 65 ईयर है, इनकी तो 55 साल की एज थी, 56 साल की, अभी क्यों हुआ? तो यहीं पे आता है कि कुछ ना कुछ कर्मों का लेन देन किसी न किसी जन्म का रहा होगा, जहां हम अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ऐसा क्यों, क्योंकि हमेशा मन में प्रश्न तो उठते ही हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों हुआ, हमको नहीं मिलता इसका आंसर। तो वहीं धर्म का ख्याल आता है कि नहीं, जरूर कुछ ना कुछ मेरे से गलती हुई होगी, जरूर कुछ ना कुछ उनसे हुआ होगा, किसी जन्म का कुछ ना कुछ रहा होगा लेन देन, इस वजह से ऐसी स्थिति आई। तो लेकिन फिर भी मैं सब कुछ सह गई, अच्छे से सह गई, क्योंकि मैंने जीवन में कब मेहनत की थी, जब मैं पढ़ती थी। तो उस समय का बोया हुआ बीज आज वृक्ष इतना बड़ा है कि बड़ी आंधी तूफान को भी झेल गया। तो ऐसे होता है, इसलिए सबके जीवन में मेहनत करना, अपने आप को निपुण बनाना है, अपने आप को गढ़ना है सुंदर। जैसे बाहर सुंदर दिख रहे हैं, वैसे हम अंदर से सुंदर बने। तो वैसे इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, स्पिरिचुअलिटी जरूरी है जीवन में, आध्यात्मिकता जरूरी है ना। जो व्यक्ति अपने धर्म को सम्मान करेगा वो निश्चित रूप से सभी के धर्मों को सम्मान देगा। जो व्यक्ति अपने धर्म को सम्मान नहीं देगा वो निश्चित रूप से दूसरों के धर्मों की बुराइयां करेगा। तो कभी भी मनोमालिन्य, हमेशा एक दूसरे के साथ में कुछ भी हो, एक दूसरे की का अपमान नहीं करना चाहिए। कन्वर्सेशन करके, बातचीत करके चीजों का हल निकालने की कोशिश जितनी हो सके करनी चाहिए, है ना। तो उसके बाद फिर मैं पीजी के लिए गई, मेरे साथ फिर एक चैलेंज आया, मेरी मैरिज हो गई। हम लोग क्लासमेट थे डॉक्टर साहब और मैं। मतलब मैंने जीवन में पहले भी सोचा था कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी किसी के सामने कि कोई मुझे पसंद करने आए या मैं किसी को पसंद करूं। मुझे जो अपने आप पसंद आएगा मैं उसी के साथ शादी करूंगी। तो वो हमारी इंटरकास्ट मैरिज है, मैं जैन परिवार से हूँ, डॉक्टर साहब जो हैं वो अग्रवाल, तो बुधिया अग्रवाल होते हैं। तो मतलब ये मेरे अंतर मन में था कि भाई मैं कोई वस्तु थोड़ी हूँ जो किसी के सामने जाऊं जो मुझे कोई पसंद करे, मैं एक जीती जागती इंसान हूँ। तो ऐसा था। तो ये अपने अपने थॉट्स होते हैं। हमारी मैरिज हुई, फिर मुझे बहुत जल्दी प्रेगनेंसी रुक गई। मेरा बेटा जो अभी 28 साल का है, मेरे साथ एक फिर बड़ा चैलेंज आया, क्योंकि मैंने पीजी नहीं किया था, मैं एमबीबीएस प्लेन एमबीबीएस थी। एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है। वो एक अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है, जिसमें कि आपको 24 घंटे अस्पताल में रहना पड़ता है। तो अस्पताल में रहना है आपको। अभी देखो रिसेंटली आया था पेपर में, 3 दिन पहले की बात है, एम्स के एक सर्जरी वाले डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली, पीजी के स्टूडेंट ने। वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाया। पूरे टाइम पेशेंट्स आते हैं और पेशेंट्स का नेगेटिविटी लेके आएंगे, यहाँ दर्द है, ये तकलीफ है, वो हो रहा है, दर्द, हमेशा पीड़ा में ही आएंगे। आपको कभी कोई एंथुजियास्टिक नहीं मिलेगा, खुश मिजाज नहीं मिलेगा। सब हैरान, परेशान, पीड़ित मिलेंगे। और पीड़ित लोगों को ठीक करते करते खुद भी दिमाग से हम लोग परेशान हो जाते हैं कई बार, कि कितना समझाएं उनको, कितना करें उनके लिए, ऐसा हो जाता है। और एक्सपेक्टेशन बहुत रहती है पेशेंट्स को कि नहीं अभी तो ठीक नहीं हुआ, मैडम देख नहीं हुआ, अभी 1 घंटा घर, अभी तक नहीं है, ऐसा पूरे टाइम ऐसा माहौल रहता है। तो पीजी के टाइम में अब मेरे पास बड़ा चैलेंज था कि मुझे प्रेगनेंसी थी और मुझे पीजी करनी थी। अब सबसे बड़ा मतलब मैं उसमें 23 साल की थी, मेरे लाइफ का सबसे कठिन निर्णय था ये। तो मेरे पेरेंट्स इन लॉ ने बोला, सास ससुर ने, कि बेटा तुमको जैसा लगता है तुम ऐसा करो, तुम्हें चाहिए तो रखो, नहीं तो मत रखो। अब वो सब मेरे ऊपर आ गया। फिर वहां पे एक मंदिर था, रीवा में थी मैं, जस्ट पीजी ज्वाइन किया था मैंने, जिसमें मेरे को 24 घंटे हॉस्पिटल में रहना पड़ता था और मेरी डेली नाइट ड्यूटी लग गई थी, क्योंकि कोई हमारे साथ वाले बैचमेट्स आए नहीं थे। मैं ऑल इंडिया प्री पीजी से ज्वाइन की थी।
तो फिर मुझे मतलब मैं समझ में नहीं आया कि करूँ तो करूँ क्या। मुझे खूब रोना आया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं यहाँ पूरे टाइम हॉस्पिटल में रहूंगी, मेरे को खाने और सोने की जगह का टाइम नहीं मिलने वाला, और मुझे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है। तो एक मंदिर था वहाँ पे, चिरौला मंदिर, वो बहुत फेमस मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। तो मैं वहां गई, मैंने सोच के गई थी कि मेरे अंतर मन में जो भी ख्याल बार बार आएगा मैं उसी पे आगे बढ़ूंगी। तो मैं वहां गई और जाकर के सीधा भगवान की हनुमान जी की मूर्ति के सामने रोने लग गई, अपने आप आंसू आने लग गए। तो बस मेरे मन में बार बार यही आया कि नहीं, मुझे इस बच्चे को रखना है और इसको कंटिन्यू करना है, और मैं जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, मैं जो भी चैलेंजेस आएंगे, मैं अपने आप उसको धीरे धीरे वो कर लूंगी, फेस कर लूंगी, और मैं आई विल बी द विनर, मैं जीत जाऊंगी। मेरे को टाइम चाहिए, समय मुझे जिता देगा, और मैं बस अपनी स्टेडीनेस को, जिसको कि बोलते स्थिरता, मन में बना करके रखूं। तो डांट भी पड़ती थी टीचर्स की, हमारे जो प्रोफेसर लेक्चरर थे वो लोग डांटते थे, तुमको क्या बनेगा, तुम तो अभी प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर लो, दो दो काम एक साथ लेके चल रही हो, तुमने समझ में नहीं आता, तुम डॉक्टर हो के ऐसा डिसीजन ली हो, ऐसा सब भी बोलते थे। लेकिन ठीक है, उनके कटु वाक्य मुझे समझ आता था कि आज ऐसा बोल रहे हैं, जब मैं कल के दिन में खड़ी होंगी ना अपने बच्चे के साथ, तो उसी दिन को वो दूसरे तरीके से बोलेंगे कि कितना अच्छा हुआ तुमने जो कंटिन्यू कर लिया। तो वही बेटा है जो आज मेरे हस्बैंड की पूरी सेवा किया, पूरे 9 महीने उनके साथ रहा। अब मैं ये सोचती हूँ पीछे पलट के, यदि मान लो मैं वो डिसीजन उस समय नेगेटिव वे में लेती और मैं उस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करती, तो सोचो आज मेरा क्या हाल होता। तो कुछ इंट्यूशंस होते हैं, जो सिक्स्थ सेंसेस होते हैं, जिनको हमेशा सुनना चाहिए। इसलिए आप अकेले में बैठ के अपने से बात करना बहुत जरूरी है। अकेले में बैठना में ये नहीं कि सिर्फ हम बाहर की बातें सोच रहे हैं, अकेले में बैठना ने अपने बारे में सोचना कि मैं कहाँ पर सही हूँ, मैं कहाँ पे गलत हूँ, मुझे कौन सा निर्णय लेना चाहिए, ये सोचना बहुत जरूरी है। तो कठिन से कठिन निर्णय मैंने 23 साल में लिया, और वो निर्णय इतना अच्छा रहा। आज वो बच्चा पूरे टाइम मतलब हसदेव प्रोटेस्ट में से लेकर के पूरे इन्वायरमेंटल साइंस से लेकर के सब चीजों में लगा हुआ है। उसने कहा कि मम्मी मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है, कोई जरूरी नहीं है, हर व्यक्ति को डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना जरूरी थोड़ी है। बहुत सारे रास्ते हैं जहां पर कि तुम जा सकते हो, लोगों की सेवा कर सकते हो। तो ये मेरा उस समय का एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद फिर हम पीजी के करने के बाद यहाँ बिलासपुर आ गए, फिर मेरा सेकंड बेबी भी हुआ, और उसके बाद फिर हमने हॉस्पिटल स्टार्ट किया, वो लोन लेकर के, जैसा सभी करते हैं, लोन लेना पड़ता है, फिर लोन चुकाना पड़ता है धीरे धीरे। कोविड का टाइम आया, तब भी मेरे पास थोड़ा सा लोन बचा हुआ था। मैंने कहा जल्दी जल्दी चुका देती हूँ, नहीं तो मेरे को कुछ हो गया तो कल के दिन इन लोग के ऊपर आएगी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने लोन पूरे पूरे चुकाए। तो मैंने अपना जीवन हिंदू संस्कृति के हिसाब से 4 भागों में जैसे जिया। पहले के 25 साल ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थाश्रम, उसके बाद फिर अब वानप्रस्थ का टाइम है मेरे पास में, संन्यास का टाइम है। वानप्रस्थ पहले है ना, हाँ, वानप्रस्थ का टाइम है, मतलब अब मुझे तैयारी करना है, अपनी जितनी भी चीजें हैं वो देना है, अपने बच्चों को बांटना है। अभी क्या कर रही हूँ मैं, अभी मैं अपने एक्सपीरियंसेस बांट रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, है ना। शायद आप लोगों के किसी चीज के कुछ, किसी भी तरीके किसी पॉइंट पे काम आए, इसलिए, है ना। तो अब मेरा कुछ, हर व्यक्ति का एक नैतिक कर्तव्य होता है। ये नहीं कि सिर्फ मैं एक माँ हूँ, बेटी हूँ, बहू हूँ, तो वो तो कर्तव्य रहते ही हैं, साथ में अपने देश के लिए कर्तव्य होता है। आज यदि मान लीजिए हमारे देश ने पाकिस्तान पे आक्रमण किया, हमने अपना बदला लिया, बिल्कुल लेना था। हमारे भाइयों का वो हुआ है, कत्ल हुआ है, सीधा सीधा धर्म के नाम पे। आज आप में से कितने लोग जाएंगे यदि मान लो वार की सिचुएशन आ जाती है ना। मॉक ड्रिल होने वाली थी कल, अपनी इसमें नहीं हुई, लेकिन दुर्ग में हुई है मॉक ड्रिल। तो यदि मान लो वॉर की सिचुएशन आती है, आप लोगों में से कितने लोग, हाथ उठाना, कौन कौन देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है। ग्रेट, मतलब हर व्यक्ति एक सैनिक है ना। हर व्यक्ति अपने देश के लिए, हमारे अंदर अपने देश के लिए कितना प्रेम है, कितना जज्बा है हमारे लिए, ठीक है ना। तो मतलब ये हमारी नैतिक कर्तव्य है कि ना ही मैं एक घर के अंदर सीमित होकर के ना रहूं, मैं इस देश की वासी हूँ, मैं इस देश की डॉक्टर हूँ। यदि मुझे कॉल आएगा कि आपको सर्विस के लिए आना है, मैं अस्पताल छोड़ के भागूंगी। मैं कल ही बोल चुकी हूँ कि यदि मान लो देश के लिए ऐसी आपत्ति आती है, तो तुम लोग जितने भी लोग हो, इस अस्पताल को कैसे भी रन करना, मैं छोड़ के भागूंगी। दिल्ली बुलाएंगे दिल्ली, लखनऊ बुलाएंगे, बॉर्डर पर बुलाएंगे, जहां बुलाएंगे मैं जाऊंगी। तो ऐसे तैयार रहना चाहिए हर वक्त, है ना। तो अपना स्टेटस, अपना सिर्फ हमको अपनी भौतिक प्रगति पे ध्यान नहीं देना है, अपनी आध्यात्मिक प्रगति पे भी ध्यान देना है। हम निरंतर पढ़ाई करना है। शिक्षा इंसान को विनम्र बनाती, विद्या ददाति विनयम, विनयादयाति पात्रताम,
पात्रत्वात् धन मापनोति, धनाद धर्म तथा सुखम। मतलब विद्या से विनय की प्राप्ति होती है ना। विनयशील व्यक्ति ही को पात्रता मिलती है, उसी को ही वही धन, उसको ही धन की प्राप्ति होती है। हम यदि विद्या का जीवन में अनुसरण करेंगे, विद्या की प्राप्ति करेंगे, निरंतर पढ़ाई लिखाई करेंगे, लोगों को चीजों को समझेंगे, तो हम विनयशील बनेंगे। हमेशा पढ़ा लिखा व्यक्ति विनम्र दिखेगा। विनय तो आपके भैया का नाम है ना। तो हमेशा पढ़ा लिखा व्यक्ति विनम्र दिखेगा। तो विनम्र व्यक्ति को वही पात्र बनता है। पात्र कैसा होता है? खाली होता है ना। कोई कटोरा यानी पात्र यानी कटोरा है ना। तो पात्र कैसा होता है? खाली। तो हम खाली का मतलब क्या होता है? जो कि विद्या के लिए, विद्या ग्रहण करने का पात्र है। किसी कुछ भी मिल, जिसको जो कि कुछ पाने का पात्र है, उसको कुछ मिल सकता है, तभी तो उसमें समाएगा, है ना। पात्र में ही तो समाता है कोई चीज। यदि पात्र भरा हो, या हम अपने हाथ में पत्थर ले लें, तो उसमें कुछ समाएगा क्या? नहीं। ऐसे बोलते हैं ना कि अपना कटोरा खाली करके जाना चाहिए भगवान के सामने। कटोरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक बर्तन, एक सिंबॉलिक है, वो एक प्रतीक है कि हमको इसमें ज्ञान चाहिए, हमको इसमें कुछ भी, जो भी चाहिए। मतलब भगवान के सामने क्या मांगते हैं हम? भगवान के सामने हम कुछ ब्लेसिंग्स मांगते हैं, तो हमको ब्लेसिंग, खाली हम रहेंगे तब तो रहेंगे। खाली हम कैसे रहेंगे? विचारों से खाली रहेंगे। परमात्मा, किसी भी मूर्ति को हम, यदि मूर्ति के पूजक हैं, मूर्ति को हम भगवान मानते हैं, भगवान मूर्ति नहीं है, हमको देखने की शक्ति होती है उसमें भगवान। हमारे अंदर शक्ति है जो हम पत्थरों में भगवान ढूंढ लेते हैं। ये हमारी अंतरात्मा की शक्ति है। अनंत गुणों के भंडार हैं हम बहुत कुछ जानते हैं। हमें यही समझना है कि हम क्या क्या जान सकते हैं। हमें अपनी शक्तियों को पहचानने की जरूरत है। आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो अपने जीवन में। एक इंसिडेंस याद आया मेरे को। उसका नाम सुने हो आप लोग? मेरे ख्याल से अल्फ्रेड नोबेल था, या नाम मैं भूल रही हूँ। वो कुछ अल्फ्रेड था, कुछ फॉरेनर था। तो वो प्रीस्ट का काम करता था। मतलब प्रीस्ट के यहाँ झाड़ू पोछे का काम करता था, मतलब चर्च में सफाई का काम करता था। तो ना उसने, वो 12th क्लास पास नहीं था, तो वहां के प्रीस्ट ने बोला कि यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 12वीं कक्षा तुम पास होना चाहिए। तो पहले वाला जो प्रीस्ट था, जो पादरी था, उसने उसको इसलिए रखा था क्योंकि उसकी पहचान का था, तो 10वीं पास भी चल जाएगा बोल के। बाद में जो प्रीस्ट चेंज हुआ, तो उसने बोला नहीं, तुम तो 10वीं पास हो, मैं तुमको नहीं रखता, तुम 12वीं करके आओ, उसके बाद रखूंगा, तुम जाओ यहाँ से। तो भगा दिया गया। उसको बड़ा फ्रस्ट्रेशन हुआ, बाहर निकला, तो उसको सिगरेट पीने की इच्छा हुई। तो वो, मतलब मैं बता रही हूँ कि लोग कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं। अब वो बाहर निकला, निकलने के बाद ना उसने, मतलब सिगरेट पीने की इच्छा हुई, तो वो ढूंढने लगा सिगरेट की कोई दुकान है क्या। तो जाता गया खूब दूर तक कि उसको सिगरेट की दुकान नहीं मिली। उसको लगा कि मुझे सिगरेट की दुकान चालू करना चाहिए, तो उसने एक छोटी सी शॉप खोली सिगरेट की। और उसके बाद फिर ऐसे करते करते उसने कुछ चौराहे पे चलने लग गई इसकी दुकान। छोटी छोटी दूर पे, थोड़ी थोड़ी दूर पे छोटी छोटी दुकानें और खोल ली। वो इतनी दुकानें इतनी ज्यादा चली कि उस नाम की उसने, जैसे फ्रेंचाइजी हो जाती है उस टाइप की उसने दुकान ले ली, और बहुत सारी फ्रेंचाइजी ले ली। उसके बाद वो वहां का मेयर बन गया। फिर वहां पे कभी कोई मिनिस्टर आए तो उन्होंने उस पर, मतलब यानी किसी को सर्टिफिकेट बांटने थे, मतलब ऐसी सभा हो रही थी तो बच्चों को सर्टिफिकेट बांटने थे, तो उन्होंने बोला कि आप इस पे साइन कर दो। तो वो बोले मुझे साइन करना नहीं आता, क्योंकि वो पढ़ा लिखा ही नहीं था। तो मतलब सोचो, और वो बिलियनियर बन चुका था। तो ऐसा नहीं है। मेहनत, परसिस्टेंस और परसीवरेंस, मतलब आप डटे रहो बस। जो भी आपका उद्देश्य है जीवन में, उद्देश्य बनाना बहुत जरूरी है। बिना उद्देश्य के जीवन जो होता है वो इधर उधर, कटी पतंग की तरह इधर उधर हो जाता है। तो हमको हमारे जीवन में कोई उद्देश्य होना चाहिए, उस उद्देश्य पे निरंतर हमको कार्यरत होना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, और अपने आप को स्थिरता हम कैसे लाएं अपने जीवन में, इस बात पे फोकस करना चाहिए। अपना समय कम से कम, ये मोबाइल जो है हम इससे नहीं है, ये हमसे है। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इसको कितना यूज करें, अपने लिमिटेशंस हम अपने आप को हमें पता होने चाहिए। उसके बाद मेरी मैरिज हुई, फिर बच्चे बड़े किए मतलब बड़े हुए, और उसके साथ में मैंने जितना हो सका अपने बच्चों को समय दिया। क्योंकि मैं चाहती हूँ, मैं अपना बचपन जो है अपने बच्चों के साथ जी हूँ। मतलब मुझे लगता था कि मेरे बच्चे भी मेरे जैसे ही रहें, खुश मिजाज रहें, तो मैंने उनको प्रॉपर समय दिया। आप बच्चे को अपना टाइम नहीं देंगे तो बच्चे और आपके बीच बॉन्डिंग कैसे रहेगी। आजकल पेरेंट्स कई बार दूसरी तीसरी के बच्चे को पब्लिक स्कूल में भेज देते हैं, वहां रख देते हैं। तो इस दिखावटीपने में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जीवन का अर्थ नहीं समझ में आता उनको।
हाँ ठीक है, कंपटीशन का दौर है, लेकिन इतने कंपटीशन में ही, इतने लोगों के बीच में ही आपका बच्चा अच्छे से पनप सकता है। वो लोगों से बात करना सीखेगा, व्यवहारिकता सीखेगा, बहुत सारी चीजें सीखेगा, दूसरों के स्ट्रगल्स से अपने जीवन को गढ़ना सीखेगा। तो उसके बाद मेरी एक माँ की ड्यूटी भी ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, मैरिज करनी है बच्चों की। और अब 2 महीने पहले मैंने अपने हस्बैंड को खोया, उनको ब्लड कैंसर हुआ था और वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक था, इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव, हाईली प्रोग्रेसिव था कि हम चाह कर भी उनको हर कुछ करते हुए भी हम उनकी लाइफ को सेव नहीं कर पाए। तो ऐसे ही हमको भी एक दिन जाना है। जीवन का कुछ भी पता नहीं कि कितनी सांसें हैं हमारे पास, इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं मालूम। पर हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो हम कैसा जीवन जिए ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और साथ ही अभी जो करंट सिचुएशन है, इतनी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इतने ज़्यादा मतलब एयर पोल्यूशन हो रहा है, हमारी कंट्री, हमारा जो पृथ्वी है, एक मतलब हम खुद अपने एक्सटिंक्शन की तरफ जा रहे हैं। मतलब पूरा मास एक्सटिंक्शन हो जाएगा, जैसे मानव जाति ही खत्म हो जाएगी, ऐसी स्थिति होने वाली है। तो उसको हम कैसे कम्बैट कर सकते हैं? एक जीवन, अपने मन का एक कोना उसके लिए जरूर बचाएं। पेड़ पौधे जितने हो सके लगाएं, जंगलों को कटने से रोकें। कोई बड़ा पेड़ देखते हैं आप तो उसके ऊपर कुछ ऐसा चिपका दें, या कुछ, हम लोग तो कहीं पे भी जाते हैं तो एक लाल रंग का कपड़ा बांध देते हैं, जो माता जी को बांधते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि लोगों को समझ में आता है, पब्लिक को समझ। ये जो यहाँ पर पीपल का पेड़ है, मुक्तिधाम के पहले अरपा नदी क्रॉस करते हैं, उसके लिए प्रोटेस्ट किया था हम लोगों ने। उसको काट रहे थे नगर निगम वाले। क्यों काट रहे थे? इतना बड़ा, इतना मोटा है उसका तना, और वो कम से कम 100 साल का पुराना पेड़ है। तो वो कितना सुंदर पेड़ है, और उसके बिना हमारा जीवन कैसे? बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो करके पूरा कंक्रीट की बिल्डिंग, जंगल बनता जा रहा है। तो हमें अपने सिटी को भी हरा भरा रखना है, इसका भी संकल्प लेना। और अपने जितने लोगों से आप जुड़े हो, जो आपके मतलब जिस संस्थान से आप जुड़े हो, उनका रिस्पेक्ट करना, उनका आदर करना, उनकी बातें मानना, है ना, वो आपका परम कर्तव्य है। यहाँ पर जब भी आप आते, ये 12 घंटे के लिए आपका घर ही तो है। आप यहाँ रहते हो, ये 12 घंटे के लिए आप ही का घर है ना? भैया कितनी देर रहते होंगे? भैया से ज्यादा बड़े अधिकारी तो आप लोग हो, है ना? मैक्सिमम टाइम आप यहाँ रहते हो, और जैसे वहाँ हमारा स्टाफ पेशेंट से बात करता है, वैसे आप अपने कस्टमर से बात करते हो, है ना? तो आपका व्यवहार कस्टमर को खुश कर दे, है ना? नहीं, मैं तो यहीं से लेके जाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसे होना चाहिए, है ना? ठीक है, तो इतना कहते हुए मैं अपना स्थान थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि कैसे हम अपने मन में स्थिरता रख के बड़े से बड़े दुखों को पार कर सकते हैं। साथ में मैम ने आध्यात्मिक जो जीवन उसके बारे में भी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से यदि कोई मैम से कुछ भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछो। आपकी लाइफ का सबसे टफेस्ट पार्ट क्या है? टफेस्ट पार्ट मेरी लाइफ का मेरा पीजी का ही समय था, जिस समय मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं अपने प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करूंगी। और पीजी के साथ में, मतलब सोचो, मैं 24 आवर्स में कम से कम 15-15, 20-20 डिलीवरीज कंडक्ट कराती थी, और खुद मैं प्रेग्नेंट थी। तो वो मेरे लाइफ का टफेस्ट पॉइंट था। बहुत सारे ऐसे टफेस्ट पॉइंट प्रोफेशनल लाइफ में भी अलग आए और पर्सनल लाइफ में भी आए। कभी ऐसा रहा कि कोई पेशेंट है, अचानक से ब्लीड करने लग गई और उसको बचाना है, और मतलब हमको डिसीजन लेना पड़ गया कि हमको उसका यूट्रस निकालना है, और पेशेंट के अटेंडेंट समझ नहीं रहे हैं कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। तो वो सब पॉइंट इतने ज़्यादा कठिन और टफ हो जाते हैं हमारे जीवन में कि हमको पेशेंट को के साथ वालों को समझाना और साथ में ऑपरेट करके पेशेंट की लाइफ बचाना, वो हमारे जीवन के सबसे टफ पॉइंट होते हैं। लेकिन पर्सनल लाइफ में ये, और मेरे हस्बैंड की बीमारी, वो भी एक वन ऑफ द मोस्ट टफ पॉइंट था हमारे लिए लाइफ में। जैसे आपने बताया कि गरीब घर में पहले आपने किसी की मदद की, मतलब गरीबी स्थिति थी, उसके बावजूद भी आपने पढ़ाई की और मम्मी पापा से भी दूर करने के लिए मतलब आपने कैसे की? देखो, मेरे नाना नानी थे। मेरे को ये समझा दिया गया था कि बेटा, हम तुमको अभी नहीं रख सकते हैं क्योंकि ऐसी परिस्थिति है, और तुमको नाना नानी के पास में रहना पड़ेगा। जब उन्होंने रखा था मेरे को, तब मैं मात्र 2 महीने की थी, तब तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था। पर जब मैं जैसे जैसे बड़ी हुई,
तो मेरे मन में क्वेश्चन आता था कि सब बच्चे अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं, मैं अपने नाना नानी के पास क्यों रहती हूँ जबकि मम्मी पापा जिंदा है। ये मेरे मन में आता था। तो मैं थोड़ा सा रिवोल्ट भी करती थी कि मुझे नहीं अच्छा लगता, आप लोगों ने मुझे पैदा कर दिया लेकिन अपने पास रखते नहीं हो। ये मैंने बोला था अपनी मम्मी को डायरेक्ट। तो उन्होंने फिर मुझे समझाया, फिर धीरे धीरे समझ में आया, लेकिन समझ में बस आता, दिमाग में आता था, लेकिन एक्सपीरियंस से समझ में आया बाद में कि मम्मी ने क्यों रखा था, कि उन्होंने क्या फेस किया। और मेरे को जब मैं बन गई तब मुझे समझ में आया कि क्योंकि जब मम्मी जिस घर में थी, मतलब अपने ससुराल में, वहाँ पे बहुत सारे कंबाइंड फैमिली थी। तो कंबाइंड फैमिली में बच्चे उतने अच्छे से पढ़ नहीं सकते। थोड़ा सा अपने आप के लिए आप तभी प्रोग्रेस करते हो जब आप अकेले में रहते हो। देखो, कभी कोई जो सीड है, कोई बीज है, वो वृक्ष कैसे बनता है? जब उसको छुपा दिया जाता है जमीन के अंदर, सुषुप्त कर दिया जाता है, जब उसको कोई नहीं देखता है ना। बीज भी वृक्ष कब बनता है? धीरे धीरे। तब वो पौधा बनता है, धीरे से उसके अंदर से अंकुर फूटता है। कभी भी प्रोग्रेस हमेशा उसके लिए एकांत चाहिए। आप तभी प्रोग्रेस करोगे जब आप अपने आप को समय दोगे, है ना। जैसे कोई अंडा, जैसे अंडा है, उससे बच्चा चूजा कब निकलता है? जब वो उसके ऊपर उसकी माँ बैठ जाती है, उसको गर्मी देती है और चुपचाप अंदर पड़ा रहता है, तब वो प्रोग्रेस करता है। एक देश दूसरे देश से अलग क्यों होते हैं? जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ? प्रोग्रेस करने के लिए, लेकिन काम उल्टा कर रहा है, इसलिए वो गड्ढे में गिर रहा है। उसी से ही उसके और 4 देश अलग होना चाहते हैं, है ना। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग क्यों हुए? क्योंकि वो प्रोग्रेस करना चाहते थे एक परिवार के अंदर। एक परिवार भी एक देश की तरह है। एक परिवार में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके भी बच्चे हो जाते हैं, तब वो अलग होना चाहते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंटली वो प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो विकास जो है वो, उसका मतलब वो अकेले में ज्यादा अच्छे से होता है। तो मम्मी ने मेरे को अलग रखा इसलिए कि तुम अकेली रहो और वहां पे अच्छे से पढ़ाई कर सको। तो वास्तव में मेरे को बस ये था, मम्मी ने कह दिया था डॉक्टर बनना है, तो मेरे मन में था डॉक्टर बनना है, पर बाकी क्यों बनना है, कैसे रास्ता मिलेगा, वो सब कुछ नहीं मालूम था। पर मैं पढ़ी अच्छे से, मैं सेलेक्ट भी हुई। तो मतलब अपने लिए सोचना, अपने बारे में सोचना, अपने टारगेट्स लिखा करो कि मैंने आज यहाँ तक किया। मैं तो अपने हॉस्पिटल में भी जो लड़कियां काम कर रही हैं, उनको पूरी छूट दी हुई हूँ कि तुमको कभी एग्जाम के लिए छुट्टी चाहिए होगी तो मैं कभी मना नहीं करूंगी। तो अभी भी 4-4, 6-6, 8-8, 15-15 दिन छुट्टी लेके जाती है मेरे से एग्जाम देने के लिए। तो हमारे यहाँ से एक पुलिस ऑफिसर बना है, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बना है, एक है नर्सिंग स्टाफ, हेड ऑफ द नर्सिंग, मतलब 5,000 रुपये महीने की तनख्वाह से लेके वो 45,000 रुपये महीना तनख्वाह पा रहा है। एक जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में गया है, एक एडवोकेट बनी है, वो 8वीं कक्षा में आई थी। मैं बोली तो मैं 8वीं कक्षा के बच्चे को नहीं रख सकती यार अपने हाथ जॉब में। मैडम, मेरे को प्लीज बहुत जरूरत है पैसों की और मैं किससे मांगूंगी पैसे, आप मेरे को रख लो ना, थोड़ा बहुत जो भी सिखा दोगे मैं सीख लूंगी। मैंने कहा चाइल्ड लेबर है मेरे ऊपर, अभी एक वहाँ लेबर कोर्ट वाले आ जाएंगे यहाँ पर कि तुम बच्चे से काम कराते हो। बोले नहीं, किसी को नहीं पता चलने दूंगी मैं, आप प्लीज मेरे को रख लो। मैंने कहा ठीक है, तू बच्ची की तरह रह जा। फिर एक मेन स्टाफ के साथ में मैं उसको रखती थी, तो सीख भी गई और आज वो एडवोकेट है, तो पढ़ती भी गई साथ में। तो ऐसे रहता है। तो अपने टारगेट्स हमेशा रखने चाहिए, पढ़ाई हमेशा करनी चाहिए, समय निकाल के कैसे भी करके। आज भी पढ़ती हूँ मैं, मेडिकल साइंस तो रोज नया होता है, तो रोज हमको पढ़ना पड़ता है नया नया, है ना। हम लोग यहाँ पर मोस्टली कोशिश करते हैं कि अपने घर की जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ का जो स्पेस है, यहाँ शॉप तक ना आए। और आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस में भी बताएं कि आप उस समय का बताएं कि जिस समय आप पहले स्टार्टिंग टाइम था आपका प्रेगनेंसी का, प्रेग्नेंट थे आप, तो उस समय आप अपना प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों एक साथ जी रहे थे। तो वहाँ पर आप प्रॉपर क्या बोलते हैं, जो पेशेंट आया करते थे उनको भी फेस किया करते थे, आपके जो अपर हुआ करते थे जो आपको थोड़ा सा डांटते थे, बता रहे थे आप, तो इतना स्ट्रेस आप कैसे फेस कर लेते थे? हम तो मतलब यहाँ से घर जाते हैं तो यहाँ का स्ट्रेस वहां ना ले जाए ये सोचते हैं, और घर से यहाँ आते हैं कई बार ऐसा होता है कि अरे बेटा तू तो वो चीज लाया नहीं, राशन का सामान तू भूल गया, कौन लाएगा क्योंकि घर में लाने वाले। इतना स्ट्रेस आप कैसे झेल पाए? टाइम मैनेजमेंट जरूर होना चाहिए। समय को कैसे हम नियंत्रित, मतलब मैनेज करें। हमारे पास जो टोटल 24 आवर्स हैं उसमें 8 घंटे हमको, 6 घंटे सोना भी है, 2-3 घंटे हम अपने खुद के कार्य के लिए बिताते हैं, और साथ ही हमको पूरी अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अलग रखनी चाहिए, बिल्कुल रखनी चाहिए। घर वालों को समझाना चाहिए
कि ऐसी ऐसी सिचुएशन होती है, मुझे इतने टाइम में काम करने मिलता है, मैं इतने टाइम में वहीं के बारे में सोच सकता हूँ, वहां से अलग होऊंगा तो वही तो मेरा ब्रेड एंड बटर है, वहीं से तो मेरे को अर्निंग मिलती है, वहीं से तो मैं इजी घर चलता है, उसको आप लोग डिस्टर्ब मत करो। और अंडरस्टैंडिंग बनानी बहुत जरूरी है। कुछ लोग रहते हैं परिवार में जो अंडरस्टैंडिंग बना ही नहीं सकते आपसे, बिल्कुल नहीं बना सकते, उनको इतनी एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपको तंग कर डालेंगे। तो उसका कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से काउंसलिंग करके उनको समझाना और अपने टाइम को मैनेज करना। जब वहां से मैनेज नहीं होता तो यहाँ अपने जो बॉस हैं उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके और परमिशन लेकर के बोलना, रात में मैं एक्स्ट्रा काम कर लूंगा, मेरे को आधा घंटे की छुट्टी दे दो, रात को मैं आधा घंटे एक्स्ट्रा काम कर लूंगा। कैसे भी इसी तरीके से मैनेज करना चाहिए, है ना। जितने नासमझ लोग मिलते हैं ना, उतने समझदार लोग भी कहीं कहीं मिलते हैं, है ना। और फ्रेंड सर्कल कई बार बहुत समझदार रहता है, कभी कभी फ्रेंड्स भी इतने अच्छे बनते हैं कि वो आपके लिए मदद करते हैं, ऐसा होता है। Thank you so much, ma'am, for telling us about the importance of statelessness, well-being, and equality, positivity, importance of education and perseverance. Now, I just want to understand what keeps you moving, like any inner power, what you do, like meditation and all those things. You have to you keep आपको move करते रहना है, मतलब आपको it keeps you एक शब्द कहा गया है, साक्षी दृष्टा। वी शुड लिव अवर लाइफ लाइक अ स्पेक्टेटर। हमें एक दृष्टा की तरह जीना चाहिए। ये पूरी पृथ्वी एक रंगमंच है, इस रंगमंच पे हम अपना पार्ट प्ले करने आए हैं, तो वी हैव टू प्ले इन आवर बेस्ट वे। हमको सबसे अच्छे से अच्छे वे में अपने आप को प्ले करना है अपना। जैसे रंगमंच की तरह से रामलीला होती है, उसमें अलग अलग वो रहते हैं, कैरेक्टर रहते हैं, कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, सीता बनती है, हनुमान बनते हैं, है ना। लेकिन पर्दे के पीछे उनकी जिंदगी कुछ और रहती है। वैसे वी आर ऑल सोल्स, हम सारी आत्माएं हैं। मैंने ब्रह्मा कुमारी का भी कोर्स ज्वाइन किया था, ब्रह्मा कुमारी से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा। उनके जो कुछ फंडामेंटल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं कि हाउ टू कनेक्ट विद आवर सोल्स विद गॉड, हम अपने आप को परमात्मा से कैसे जोड़ें। हम किसी भी धर्म को बिलोंग करते हो, चाहे हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन हमको परमात्मा से कैसे जोड़ना है। उन्होंने बताया है कि परमात्मा जो है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, सुप्रीम सोल है, वो गॉड में विश्वास करते हैं। जबकि जैनिज्म जो है, जिस धर्म से मैं हूँ, वो गॉड पे विश्वास नहीं करता, वो अनिश्वरवाद है। उसमें ये कहते हैं, जबकि भगवान महावीर की पूजा करते हैं वो पूरे, हमको लगता है कि जैनिज्म जो है वो ईश्वरवाद है ना, पूजा करते हैं, मतलब वो मूर्ति पूजक हैं महावीर, मतलब जो जैनीज होते हैं। लेकिन वास्तव में वो अनिश्वरवाद है, वो अपनी ही पूजा करते हैं कि हमको अपनी सोल को वहां तक, उस स्थिति तक लेके जाना है। तो वो मतलब हम, हमारे अंतर्मन में, हमारे सोल में इतने गुण हैं कि हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमको पहचानना है। तो ये रास्ता जो है, इट्स अ जर्नी, हमारी, हम एक जर्नी के एक हिस्से में इस पृथ्वी पे हैं, हमारी लॉन्ग जर्नी है। हमें पता नहीं हम कहाँ से आए, हमको मालूम नहीं हमारी मंजिल क्या है, लेकिन हम जिस पर्टिकुलर टाइम में इस स्थिति, जिस पृथ्वी पे हैं, उसको हमको कैसे गुजारना है, हमें डिसाइड करना है। तो हमें यहाँ पे एक स्पेक्टेटर की तरह रहना है। तो वो मैंने ब्रह्मा कुमारी से सीखा ये फंडा, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तब व्यक्ति पर चिंतन पतन की जड़ है, उसमें बोलता है कि दूसरे के बारे में मत सोचो, पर चिंतन पतन की जड़ है, तुम्हारा पतन होगा उससे निश्चित रूप से। हमको बोल देना, अरे वो उसने ऐसा पहन लिया, अरे वो ऐसी है, उसने ये बोल दिया, क्यों सोच रहे हो दूसरे के बारे में? टाइम ही मत निकालो यार, आप अपने, हमारे पास तक कम समय है इस पृथ्वी पे, सिर्फ अपने बारे में सोचो कि हमको क्या करना है। फिर दूसरों का प्रभाव नहीं पड़ता अपने ऊपर। जैसे इनने कहा ना भैया ने कि आप पर्सनल लाइफ, और मेरे को ज्यादा कितना कुछ बोलते थे लोग। अरे मेरे को घर में ही डांट पड़ जाती थी, रात को 12 बजे देखो, 4 बजे कैसे जा रही है तुम्हारी बहू, ऐसे करके। अब डिलीवरी कराने जा रही हूँ, सामने जा रही हूँ, उसको दर्द आ रहा है, और बोल रही है किसी कैसे जा रही है, अब देख लो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, और क्या है। तो ऐसे होता था, क्योंकि वो समय तो और 30 साल पुराना, 25 साल पुराना था, ऐसे बोलते थे। मैं झट से अपना सूट पहनती थी और भागती थी 2 बजे रात को। तो कहाँ जा रही है रात को 2 बजे, अरे देख लो यार कहाँ जा रही है, ऐसे तो रहता है। घर के ही लोग बोलते, क्योंकि वो नहीं समझ सकते ना कि आप क्या कर रहे हो, उनको वो ऐसे से नहीं कर सकते कि आप कहाँ जा रहे हो और क्या कर रहे हो, कितना बड़ा काम कर रहे हो, है ना। कई बार तो वो जो जीसस क्राइस्ट का सिद्धांत है ना, परमात्मा तो मैंने माफ करना, इनको नहीं पता कि ये क्या करने जा रहे हैं, ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं, तो इनको माफ कर देना। जो लोग उनको सूली पे चढ़ा रहे थे, उनके लिए उन्होंने बोला था कि हे प्रभु तुम इन्हें माफ करना, इनको नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। तो वैसे ही सोच लिया करो, हे प्रभु इन लोगों को माफ करना, इनको नहीं मालूम ये क्या करते हैं, है ना।
ऐसे रहता है। तो स्पेक्टेटर की तरह जीना चाहिए, साक्षी दृष्टा होकर के। लेकिन अपन अपनी अंतरात्मा को, जैसे ऐसे नहीं कि किसी के ऊपर कुछ कोई जुल्म ढा रहा है तो हम कुछ ना करें, ऐसे नहीं कि हम देख लें कि नहीं, उसका बाकायदा हमको उसका रिवोल्ट करना है, अच्छी चीजों को बढ़ावा देना है, गलत को रोकना है, समझाना है उसको किसी भी तरीके से। तब तो हम अपने देश के अच्छे नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, कहीं ना पानी बह रहा हो तो उस नल को बंद कर देना चाहिए, अननेसेसरी लाइट नहीं जलने देना। यहाँ कोई कस्टमर नहीं है, कोई अभी नहीं है, खाली है तो फिर सारी लाइट्स ऑफ करो, क्योंकि इससे भी कोयला जलता है, कोयला जल के इलेक्ट्रिसिटी आती है, जंगल कट रहे हैं इसके लिए। आप गहराई तक सोचो तो आपको समझ में आएगा। पानी मत वेस्ट करो जबरदस्ती, तभी ऑन करो बेसिन का नल जब आपको हाथ धोना साबुन लगा चुके हो, फिर जैसे ही साबुन धुल जाए बंद कर दो, है ना। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसको हमेशा पालन करना चाहिए। छोटे छोटी महीनता में ही महानता है। आप छोटी छोटी सी चीजों को फॉलो करोगे और वही आपको एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करेगी आपके।